नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ आपका सुशंकरम लर्नर टॉक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गिरिटास न्यूज़पेपर जो कि वीकली न्यूज़पेपर है, इसको कवर कर रहा हूँ और ये 8 जुलाई का पेपर है जो हम हिमाचल व्यू पॉइंट से कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हिंदी के हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं। आप अपने आप को 13 जुलाई से पहले रजिस्टर करवा सकते हैं और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2500 रखा गया है। क्लासेस आपकी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की अपनी ऐप पे होंगी, वो भी बहुत जल्द आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहली खबर है अटल सुरंग से रिलेटेड। अटल सुरंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं पहले। अटल सुरंग जो थी वो 30 जून 2000 में इसको बनाने का फैसला लिया गया था और हमारे वाजपेयी जी उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे। तो 2002 में 26 मई 2002 में इसको आधारशिला रखी गई। 8.8 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और 2017 में इसके जो है दोनों सिरे जो निर्माण जो था वो उसका पूरा हो गया है। तो अब ये न्यूज़ है कि ये सुरंग है कहाँ। ये सुरंग रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। रोहतांग दर्रा जो मनाली और लेह को जोड़ता है, इससे काफ़ी जो है रास्ता कवर कर लिया जाएगा। अब 2020 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस जयराम ठाकुर जी ने इसको कहा है कि अगस्त महीने तक इसका जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संभवतः इसका जो है वो उद्घाटन कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बुजुर्गों को संबल बनकर उभरी हेल्पेज इंडिया। तो जी हाँ, हेल्पेज इंडिया एक एनजीओ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेल्पेज इंडिया की। हेल्पेज इंडिया जो है 4 दशकों से बुजुर्गों के लिए एक एनजीओ जो है वो काम करती आ रही है, उनका ध्यान रखती आ रही है। 1978 में इसको स्थापित किया गया था और 1860 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया था, यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई। अभी तक की अगर बात करें तो भारत में अभी तक 106 मिलियन बुजुर्ग जो हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, जिनका ये ध्यान खाना मेडिसिन ये सब इसका ध्यान जो है रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है जैसा कि आप हेल्पेज इंडिया से समझ सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ज़रूरतों, उनके स्वस्थ जीवन जो है उनको प्रदान कर सकें। अगर हेल्पेज इंडिया में कोई भी हम में से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया दान करता है तो उसको 50% जो है वो इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है अंडर द दान आयकर अधिनियम 1961। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना का टाइम जो है वो चला हुआ है और बुज़ुर्गों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी है। तो हेल्पेज इंडिया ने हिमाचल में इसका बहुत अच्छा ज़िम्मा जो है उठाया है। सोलन में इसमें इन्होंने काफ़ी ब्रांचेज जो हैं वो खोली हैं अपनी। तो वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो होम डिलीवरी निःशुल्क दवाएँ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं और कोई भी गरीब लोग हैं उनको जो है निःशुल्क दवाएँ और होम डिलीवरी जो है प्रदान की जा रही है। अगर इसके थ्रू कोई भी इनके पास तरफ पहुँचना चाहता है तो आप मोबाइल नंबर 9817158760 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रातः 9:15 बजे से लेके सायं 5:15 के मध्य आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर बात करें हेल्पेज इंडिया की, तो इस टाइम पे 29 अप्रैल 2020 तक सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने 32 होम विजिट किए थे और 532 वृद्धजनों को इन्होंने स्वास्थ्य की जांच की, उनको आवश्यकता अनुसार उनको दवाइयाँ प्रदान की और काफ़ी जगह पे सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जगह पे इनके जो हैं सब सेंटर जो हैं बनाए गए हैं ताकि बुजुर्गों की अच्छे से देख रेख हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप जो है वो कृषि से रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो है वो बनाई गई थी कोरोना वायरस और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए। इसका जो है किसान कल्याण मंत्रालय ने 17/4/2020 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था, जिससे क्या हुआ कि जो किसान और व्यापारी हैं जो कोरोना वायरस के चलते हुए अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपना सामान जो है वो नहीं बेच पा रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
तो उनको इस ऐप में सुविधा प्रदान किया। इस ऐप में क्या है, इस ऐप में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं जो आपके घर तक आएंगे, जहाँ भी आप जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर, और घर से मंडी तक लेके जाएंगे। तो ये किसान एफपीओ और एपीएमसी मंडियों और इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट यानी कि राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी जो है सब्जियों की आपूर्ति या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की आपूर्ति ये है करवाएंगे। तो अगर हम इस तहत देखें तो अब तक प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो 35,164 क्विंटल धान, मक्की, बाजरा इत्यादि और बीज जो हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं इस ऐप के तहत। और इंडिया में अगर देखा जाए तो 80,474 किसान और 70,581 व्यापारी इस ऐप में अभी तक रजिस्टर्ड हैं। इस ऐप में इस ऐप के माध्यम से किसानों व व्यापारियों में को लगभग 5 लाख ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, जो आपके घर तक आएंगे। जहां भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, सब्जियां तैयार की जा रही है, वहां से वो उठाते हैं और जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड जो मार्केट है, जिसमें कि 60 मार्केट यार्ड हैं, 41 कलेक्शन सेंटर हैं, ये हिमाचल की ही बात हो रही है, जो रेगुलर अपना काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे ये लेके जाते हैं और इनको बेचा जाता है उचित राशि में, उचित मूल्य में, ताकि कृषि को नुकसान ना रहे और कहीं भी खाद्य की आपूर्ति पे जो है खाद्य की आपूर्ति जो है कहीं भी कम ना पड़े, इसलिए। और बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर इनिशिएटिव जो कि सरकार द्वारा चलाया गया है। तो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स में या आप इस स्कीम को ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। ये भी एक स्कीम है। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना जो है 2018 सितंबर 2018 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। इसमें बात की गई थी जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आय अब बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं यानी कि औषधीय पौधे, उनकी खेती की जाएगी। और सरकार में उगने वाले, राज्य में उगने वाले कम से कम 3400 यानी कि 3400 औषधीय पौधे जो हैं, जिनकी खेती जो है अभी की जा रही है, जिसमें सरकार क्या करती है, आपको 25% तक सब्सिडी भी देती है। तो चलिए बात करते हैं ये वन समृद्धि जन समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। हिमाचल देखो बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया हिमाचल जो है वो इंक्लूड करता है, काफ़ी हरा भरा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। उन जड़ी बूटियों को, काफ़ी बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को संरक्षित करना और सुरक्षित करना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ के साथ उन जड़ी बूटियों को लोकल लेवल पे तैयार करके उनको अच्छे काम में, उनको मेडिसिनल पर्पज से जोड़ना भी है। तो ये जुड़ेगा कैसे? अब किसान और लोकल लोग जो हैं वो मिलके इसको लगाएंगे। सरकार इसमें सब्सिडी देगी 25% तक, तो उसको लगाएंगे तो ये क्या हो रही है, संरक्षित भी हो रही है और सुरक्षा भी इनको मिल रही है। अब लगाने के बाद इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, जब ये तैयार हो जाएंगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो जिन लोगों ने इनको लगाया होगा उसको आके प्रशिक्षण देगी कि इनको निकालना कैसे है। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है तो मेडिसिनल प्लांट में कईयों में किसी की जड़ जो है ज़रूरी होती है, किसी के पत्ते, किसी की छाल जो है यूज़ में आती है, तो उनको निकाल के उनका मार्केटिंग करना, उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ के सरकार इन सब में ध्यान देगी, जब तक कि इनकी बिक्री की उचित व्यवस्था ना हो। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आपके साथ सरकार जो है वो यूज़ कर रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। आज के टाइम की जो बात करें, जो न्यूज़ थी, तो उसमें वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने रोहडू और ठियोग वन मंडल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 क्लस्टरों में 120 बीघा भूमि पर औषधि पौधे लगाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारे लोकल लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा।
तो रोहडू वन मंडल के अंतर्गत इस वर्ष 143 हेक्टेयर वन भूमि में से 1,50,000 पौधे जो हैं वो आरोपित किए जाएंगे। और वन मंत्री ने अधिकारियों को अवैध कटान के मामलों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ वन मंत्री ने ये भी कहा कि इस वर्ष जो है, इस वर्ष के अंतर्गत वन मंडलों में टोटल जो है 120 हेक्टेयर जो वन भूमि थी उसमें से 161 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट को हटा लिया गया है। 220 में से 161 हेक्टेयर भूमि में जो एनक्रोचमेंट हुई थी उसको जो है वो हटा दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि हिमाचल में जो राष्ट्र औषधीय पौधे हैं यानी कि मेडिसिनल प्लांट हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एग्रीकल्चर का ही ये पार्ट है, मेडिसिनल पोर्शन में भी ये कवर होता है, आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं कि हिमाचल में कितने प्रकार की वैरायटीज़ हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। तो औषधीय पौधों की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक वेरिड वैरायटी है, यानी कि विविध प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। इनमें कुछ यहाँ पे लिखी गई हैं जिसमें सफ़ेद मूसली है, सर्पगंधा है, मीठा नीम है, आपकी घृत कुमारी है, घृत कुमारी एलोवेरा है, एलोवेरा को कहा जाता है घृत कुमारी, बेल पत्र है, ये सारी सफ़ेद चंदन है, धुली लता है, भेड़ा है, ये औषधियाँ जो हैं हिमाचल में पाई जाती हैं। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो करीब करीब हिमाचल में 1038 प्रजातियाँ जो हैं वो मेडिसिनल प्लांट की पाई जाती है, और ये रिपोर्ट जो है वन विभाग की रिपोर्ट है। तो जिनमें कि 3400 प्रकार की अमूल्य जड़ी बूटियाँ, इन सब प्रजातियों में 3400 जो है वो अमूल्य जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। और इस जन समृद्धि और वन समृद्धि योजना के अंतर्गत इन अनमोल जड़ी बूटियों को सुरक्षा और संरक्षण में मदद मिलेगी। तो चलिए अब हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से जो गिरिराज में आज का टॉपिक था वो था तारना माता मंदिर का। 17वीं शताब्दी का ये तारना माता मंदिर जो है वो बिल्ड किया गया है। टेम्पल को अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो टेम्पल का ये जो पोर्शन है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो आप इस पे कलश जो है वो देख सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो झंडा है। तो ये एक टिपिकल नागर स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, ये शिखर है। तो आर्किटेक्चर अगर कोई इस मंदिर का बात करे तो ये एक प्योरली नागर स्टाइल टेम्पल है। तो चलिए बात करते हैं तारना देवी मंदिर जो है वो मंडी शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है, और तारना हिल्स पे ये एक्चुअली स्थित है, और ये माँ श्यामा काली को प्रस्तुत किया। श्यामा काली माँ जो है वो आपकी पार्वती माता का ही अवतार जो है वो माना गया है, और ये मंदिर ब्यास और सुकेती के संगम स्थान पे स्थित है। इसका निर्माण जो है वो 17वीं शताब्दी में किया गया था। राजा श्यामसेन, मंडी के राजा श्यामसेन ने इसका जो है निर्माण किया था, जो खुद भी एक काली के बहुत बड़े भक्त थे। और आर्किटेक्चर की यानी कि वास्तुकला की अगर बात करें तो नागर शैली पे आधारित है। एज आई मैंने आपको पहले ही इस चीज़ पे बताया, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये नागर स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मंदिर के अंदर जो है वो देवी काली की महिषासुर मर्दिनी की 3 मुखी जो है प्रतिमा जो है रखी गई है। तो हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से भी ये इम्पॉर्टेंट है, और आपसे प्री में पूछा भी जा सकता है कि तारना देवी का मंदिर कहाँ है। ये एक अच्छा सेकुलर प्लेस भी है, एक अच्छा टूरिज़्म प्लेस भी है। टूरिज़्म और रिलीजियस प्लेसेस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। आर्किटेक्चर इस पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, और कहाँ पे है ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज गिरिराज, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो का